जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेश केम उपखंड अधिकारी रिया बड़ी आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ में आपसे ये निवेदन रहेगा कि वर्तमान समय में जो वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है, लॉकडाउन जैसा कार्यक्रम चल रहा है और कोरोना जैसी महामारी में की वजह से सारे स्कूल, सारे कॉलेज, सारे कोचिंग सेंटर जो बंद हो चुके हैं, उस वजह से मैं एग्रीरियन क्लासेस के थ्रू आपके सामने ऑनलाइन मटेरियल उपलब्ध कराने के लिए पेश हुआ हूं, ताकि एक प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से आप अपने घर बैठे ही अपनी प्रिपरेशन सुचारू रूप से चला सकें। उसके लिए मैं आपके सामने पेश हूं। आप चाहें इस एग्रीरियन क्लासेस को ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, साथ साथ में आप हमसे इस नंबर में संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए एक अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करें, ताकि जैसे ही कोरोना पीरियड खत्म हो तो आप अपनी कंपटीशन जो भी आपका लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, उस लक्ष्य को सबसे तेज गति से आप प्राप्त कर सकें। तो मैं आज आपके सामने आया हूं, भारत का संविधान का जो पहला चैप्टर है, भारत का संविधान की प्रस्तावना। तो सबके मन में एक चीज आती है कि आखिर प्रस्तावना होती क्या। लोग सभी जानते हैं संविधान ये है वो है, लेकिन जब बात आती है प्रस्तावना, जब हम उससे पूछते हैं कि आप सिंपल वर्डों में बताइए, कॉमन आदमी अगर कोई पूछना चाहे कि संविधान की प्रस्तावना क्या होती, तो वो कोई समझा नहीं सकता। तो मैं आपके सामने एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना को साधारण शब्दों में लेकर आया हूँ। अगर मैं बात करूँ संविधान की प्रस्तावना, तो प्रस्तावना का मतलब होता है आपका परिचय या भूमिका। मतलब कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है। यदि किसी व्यक्ति के बारे में पूछना चाहता हो तो उसका फर्स्ट इंप्रेशन, उसका चेहरा। उसी तरह भारतीय संविधान का जो चेहरा है और भारतीय संविधान का जो परिचय है, और अगर किताब कहें भारतीय संविधान एक जैसी किताब की बात करें, उसकी जो भूमिका है, उस भूमिका को भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है। मतलब भारतीय संविधान का परिचय पत्र, आपका जो परिचय पत्र है, उसको परिचय पत्र को भारत की संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें आखिर है क्या, आखिर हम संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना क्यों चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि संविधान की प्रस्तावना आपका परिचय पत्र है, आपका फर्स्ट इंप्रेशन बताता। उसी तरह संविधान का प्रस्तावना में संविधान का सार और संविधान की मूल भावना, आखिर संविधान क्यों बनाया है और संविधान के माध्यम से हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। 200 साल की गुलामी के पश्चात जब इंडिया आज़ाद हुआ, तो संविधान निर्माताओं ने ऐसा क्या सोच के संविधान बनाया है, उस चीज़ को एक सिंपल कॉमन शब्दों में बात करें, उसको बोलते हैं प्रस्तावना। उसमें संविधान का सार है आखिर, और संविधान का मूल भावना है। मतलब वो आदर्श हैं, जिन आदर्शों को संविधान निर्माता प्राप्त करना चाहते हैं, उन चीज़ों को इस कंसाइज रूप में संविधान की प्रस्ताव में इंक्लूड किया है। मतलब उच्च आदर्शों और उनके उद्देश्य, उन लक्ष्य का परिचय करती है, जिसको भारतीय जनता ने शासन के माध्यम से लागू करने का निर्णय किया। मतलब 1949 को जब संविधान लागू हुआ, तो प्रस्तावना वो चीज़ बताती है कि संविधान निर्माता अपने संविधान के माध्यम से लोगों को किस प्रकार का शासन देना चाहती है, किस प्रकार का लक्ष्य देना चाहता है, किस प्रकार के उद्देश्य, आदर्श, लक्ष्य का बात करना चाहती है, उसी को बोलते हैं संविधान। और सबसे बड़ी बात, संविधान के लक्ष्यों को दो प्रकार से प्रस्तावना व्याख्या करती है। पहली बात, प्रशासन की संरचना क्या होगी, मतलब प्रशासन किस रूप में होगा, कि प्रशासन के भूभाग को, विभिन्न प्रकार के भाग कौन कौन होंगे, प्रशासन में कौन उसका हेड होगा, किस प्रकार की प्रणाली होगी, अध्यक्षीय प्रणाली होगी या फिर संसद वाली प्रणाली होगी, उन चीज़ों की व्याख्या करता है। और सबसे बड़ी बात है, ऐसा कौन से लक्ष्य हैं, ऐसा कौन से आदर्श हैं, ऐसे कौन से मूल्य हैं जिनको प्राप्त करने का प्रयास करती है। जैसे मैं आपको प्रस्तावना में एक चीज़ कहें, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, ऐसे जो आदर्श है, उस आदर्शों को प्राप्त करने के लिए संविधान को इंक्लूड किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, वह आप समझ गए होंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मुख्य अर्थ है कि भारतीय संविधान का मूल या सार, जिसके माध्यम से संविधान निर्माता है उन लक्ष्यों, उन आदर्शों को प्राप्त करना चाहते हैं, और उस एक आदर्श रूपी भारत का निर्माण करने के लिए जिन आदर्शों को पेश किया, उन आदर्शों को कंसाइज रूप में जो आपके सामने पेश करती है, उन चीज़ों को बोलती है प्रस्तावना। अगर बात करूं इसकी विशेषताओं की बात करें, प्रस्तावनाओं की विशेषता, पहली विशेषता है कि ये संविधान निर्माताओं, जो भी 200 साल की गुलामी के पश्चात भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के जो प्रयास करने के बाद इंडिया आज़ाद हुआ, तो वो ऐसा कौन सा लक्ष्य चाहते हैं, ऐसा कौन से आदर्श चाहते हैं, उन विचारों को जानने की कुंजी है।
मतलब ऐसा कौन सा विचार है जिसको प्राप्त करने के लिए 200 साल की गुलामी, अंग्रेजों का शासन के विरुद्ध उन्होंने लड़ाई लड़ी है, उसके पश्चात जो जिस तरह का भारत चाहते थे, उन विचारों को जानने की कुंजी है। दूसरी बात है, जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया है, उस उद्देश्य प्रस्ताव पर ही भारत की संविधान की प्रस्तावना आधारित है। तीसरी बात आती है, संविधान की जो प्रस्तावना होती है, सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में इसका उल्लेख किया गया और उसी अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना की रूपरेखा को भारत के संविधान निर्माताओं ने अडॉप्ट किया। लेकिन उस संविधान की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलियन संविधान के माध्यम से दी गई। अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन करें आपसे, उनके मूल रूप कहाँ से लिया है, तो अमेरिकी संविधान से, लेकिन उनकी जो भाषा है, प्रस्तावना की जो भाषा है, वो भाषा ऑस्ट्रेलियन की संविधान से ली गई। अगली बात करें, एकमात्र इसमें संविधान संशोधन हुआ था 1976 का 42वां संविधान संशोधन, जिसके माध्यम से भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 नए शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। मतलब अगर मैं सिंपल बात करूं कि भारत की प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन हुआ है और वो संशोधन 1976 में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ और उस प्रस्तावना में 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। अगर उसकी बात करें प्रस्तावना के मुख्य घटक क्या है, तो पहली बात है, कहती है कि संविधान की सर्वोच्च शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। मतलब जो संविधान की जो प्रस्तावना ये बताती है कि शक्ति का सोर्स कौन है, तो शक्ति का सोर्स कोई राजनेता नहीं है, शक्ति का सोर्स कोई अफसर नहीं है, शक्ति का सोर्स कोई बिजनेसमैन नहीं। शक्ति का सोर्स कौन है? जो भारत के संविधान को निर्माण करने के समय जो वोट देते हैं, जो भारत की जो जनता है, वो सबसे शक्तिशाली है। उस चीज़ की व्याख्या भारत की संविधान की प्रस्तावना करती है। दूसरी बात करती है कि दूसरा इसका घटक है, उसका संविधान की स्वरूप क्या है, साथ में संविधान की प्रकृति क्या है, संविधान का कौन सा दर्शन है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको संविधान निर्माता चाहते हैं कि हम भारत में भविष्य में भारत को किस प्रकार से निर्माण करना चाहते हैं। तो वो ये बताती है, प्रस्तावना ये बताती कि स्वतंत्रता सेनानी या संविधान निर्माता भारत को संपूर्ण परंतु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं। मतलब भारत के संविधान की स्वरूप कैसा है? संपूर्ण परंतु संपन्न। स्वरूप कैसा? समाजवादी। स्वरूप कैसा? पंथ निरपेक्ष। स्वरूप कैसा? लोकतांत्रिक। और स्वरूप कैसा? गणराज्य। ये भारत के संविधान का स्वरूप है, भारत के संविधान का प्रकृति है और भारत के संविधान की विचारधारा है और भारत के संविधान का दर्शन है। अगली बात करें, ऐसे कौन से उद्देश्य है जिनको वो प्राप्त करना चाहती है, उस उद्देश्यों की बात भी इस संविधान के प्रस्तावना में व्याख्या होती है। इसमें संविधान के उद्देश्य क्या है? न्याय, किस प्रकार का न्याय? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। किस प्रकार की स्वतंत्रता, किस प्रकार की समता, किस प्रकार की बंधुता, किस प्रकार की अखंडता और एकता, इस प्रकार की प्रकृति को बताने के लिए संविधान की प्रस्तावना व्याख्या करती है। और लास्ट एंड बात कहती है कि संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य का ये बताती है कि संविधान किस तारीख को लागू हुआ और किस तारीख को वो अडॉप्ट हुआ है। उन चारों चीज़ की व्याख्या इस प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रकट होती है। अगली बात करें प्रस्तावना, जिन पर बात कर प्रस्तावना आखिर है क्या? प्रस्तावना हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण परंतु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। मतलब इस संविधान में सबसे बड़ी बात है भारत के लोग, सबसे बड़ी बात है संपूर्ण परंतु संपन्न,
सबसे बड़ी बात है समाजवादी, सबसे बड़ी बात है पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, गरिमा, बंधुता, और सबसे बड़ी बात है कौन सी दिनांक है। ये सारी चीजें भारत के संविधान की प्रस्तावना में दृष्टिगोचर होती है। हम ये इस अगर कोई भी सामान्य इंसान भी, सामान्य व्यक्ति भी भारत की प्रस्तावनाओं को अच्छे से समझ ले तो वो ये जान सकता है कि भारत के निर्माता या भारत के संविधान निर्माता अपने देश को किस प्रकार का बनाना चाहते हैं। एक कॉमन इंसान इन चीज़ों को पढ़ के ये पता लगा सकता है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है। तो अपन व्याख्या करते हैं संविधान के हर वो पहलू को जिसको प्रस्तावना में दृष्टिगोचर किया है। पहली बात है हम भारत के लोग, हम भारत को लोग, भारत को एक, मतलब इसका अर्थ है संविधान का मुख्य सोर्स भारत की जनता है, ना कि कोई बिजनेसमैन, ना कोई नेता, ना कोई ऑफिसर, ना कोई बाह्य शक्ति। केवल शक्ति का सोर्स है भारत की जनता। वो जनता जो 18 साल से ऊपर है, जो वोट देने की ताकत रखती है, वो जनता है भारत की शक्ति का मुख्य सोर्स। वही जनता है जो सत्ता को बदल सकती है, वही जनता है जो 200 साल तक गुलाम रहने के पश्चात जो आज़ादी की लड़ी है, वही जनता भारत की सबसे बड़ी शक्ति का सोर्स है। और इन सभी शक्तियों का भारत में प्रदत्त संप्रभुता मतलब सर्वशक्ति, वापस सर्वशक्ति आ गई, जनता में निहित है। और ये जनता और भारतीय संविधान जनता की इच्छा से का परिणाम है, मतलब किसी विदेशी शक्ति का परिणाम नहीं है कि अंग्रेजों की महारानी आई और बोला कि संविधान ऐसा है, अंग्रेजों की महारानी ने बोला कि आप ऐसा संविधान बना दो। ना तो अंग्रेजों की जो महारानी है वो शक्ति का सोर्स है, ना अमेरिका का राष्ट्रपति शक्ति का सोर्स है, वो शक्ति का सोर्स है भारत की जनता। और जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि है उन्होंने इस संविधान को निर्माण किया था। तो कुल मिला के भारत में सर्वशक्ति आप और हम ना होकर हम सब जो जनता के रूप में है वो सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरी आती है संप्रभुता। हम भारत के लोग, भारत तो इस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब प्रभु सत्ता की है क्या। प्रभु मतलब अगर बात करें प्रभु, सबसे बड़ी शक्ति कौन है। अगर भारत की बात करें तो सबसे बड़ी शक्ति कौन है, मैंने आपको पहले ही बताया है, हम भारत के लोग। लेकिन संप्रभुता का जब व्याख्या करें कि भारत एक संप्रभु देश है, आखिर इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है सर्वसत्ता या सर्वोशक्ति, जिसके ऊपर कोई और बंधन नहीं है, जिसके ऊपर कोई और शक्ति नहीं है और जिसके ऊपर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है। तो भारत की जनता सर्वोशक्ति है। अब उसके ऊपर किसका वो संप्रभु है या नहीं, उसकी व्याख्या संप्रभुता शब्द करती है। तो संप्रभुता के दो पक्ष हैं, आंतरिक पक्ष और बाह्य पक्ष। अगर बाह्य पक्ष की बात करें संप्रभुता की, कि बाह्य पक्ष का मतलब है कि कोई बाह्य शक्ति, बाह्य सत्ता, चाहे वो चीन हो सकती है, रूस हो सकती है, विदेशी ताकतें हो सकती है, उन विदेशी ताकतों का भारत पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं है। भारत उन विदेशी शक्तियों के प्रभाव के बिना भी किसी राष्ट्र के साथ समझौता कर सकती है, संधि, मैत्री इत्यादि कर सकती है। मतलब बाह्य संप्रभुता का मतलब होता है भारत किसी बाह्य शक्ति के अधीन नहीं है। वो जो भी बाह्य विदेशी संपर्कों के साथ जो डिसीजन लेता है वो संप्रभु राष्ट्र के रूप में लेता है। दूसरी बात आती है आंतरिक संप्रभुता का मतलब है भारत के जो संविधान निर्माताओं के माध्यम से जो सरकार बनती है या जनता के चुना प्रतिनिधियों के माध्यम से जो सरकार बनती है और सरकार जो कानून लागू करती है, उन कानूनों की पालना करना भारत के आंतरिक क्षेत्र में सभी के लिए अनिवार्य है। मतलब अगर सरकार कोई कानून बनाती है तो वो आंतरिक संप्रभुता के रूप में बनाती है, उसकी पालन करना उस भारत के क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक लोगों को
अनिवार्य रूप से पालन करने पर। जैसे एग्जाम्पल दूं, वर्तमान कोरोना काल में लॉकडाउन की पालना भारत का आंतरिक संप्रभुता वाला शब्द है, जिसकी पालना भारत की जनता को अनिवार्य रूप से करना पड़ता है। मतलब जब संविधान लागू हुआ तो किसी अन्य देश, चाहे वो ब्रिटिश हो, अमेरिका हो, रूस हो, चाइना हो, उन देशों के प्रभाव से अलग था, उनके प्रभावों में नहीं था, उनका हस्तक्षेप किसी प्रकार का रूप में नहीं था। इस प्रकार भारत एक संप्रभु देश है, क्योंकि वो किसी बाह्य ताकतों के अधीन नहीं है, और साथ साथ में जो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है वो आंतरिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कानून बना सकती हैं और लागू कर सकती हैं। उन चीज़ को बोलते हैं संपूर्ण प्रभुता। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है भारत की जनता के माध्यम से जो चुनी गई सरकार है वो अपने क्षेत्राधिकार में सरकार अपना कोई भी कानून बना सकती है, जिसके माध्यम से संविधान के जो मूल आदर्श हैं उनको और अधिक बढ़ावा दे सके। अगली बात आती है समाजवादी। प्रस्तावना शौकीन शब्द आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। आखिर समाजवादी वर्ड है क्या? अगर मैं बात करूं, समाजवादी शब्द सर्वप्रथम 1976 में 42 संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। अगर इसकी बात करें समाजवाद की बात, तो सबसे बड़ी जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद के विपरीत रूप में या पूंजीवाद के विपरीत रूप में एक शब्द आया जिसका नाम है समाजवाद, या पूंजीवाद के विकल्प रूप में जो आया है उसको बोलते हैं समाजवाद। मतलब विभिन्न प्रकार के समूह के हितों की बात करने वाला था, सहयोग की बात करने वाला। जबकि पूंजीवाद प्रतिस्पर्धा की बात करता है, समाजवाद सहयोग की बात करता है। पूंजीवाद एकलवादी बात करता है, समाजवाद समूह की बात करता है। समूह के हितों की सुरक्षा की बात करने वाले, श्रमिकों के हितों की सुरक्षा की बात करने वाले, ये सामान्य परिभाषा में बात करें कि जो समूह के हितों की सुरक्षा की बात करें, श्रमिकों के हितों की सुरक्षा की बात करें, वो समाजवाद है। लेकिन समाजवाद यहाँ तक ही सीमित नहीं है। समाजवाद एक विचारधारा है। जो विचारधारा वो है जिसमें समुदाय आता है, जिसमें सहयोग की भावना आती है, जिसमें समानता आती है, जिसमें सामाजिक वर्ग आता है और जिसमें साझा स्वामित्व आता है। मतलब सरकारी एजेंसियां, सरकार का जिसमें नियंत्रण है, जिसमें समाज का जिसमें नियंत्रण है, उन सारी चीज़ों की व्याख्या समाजवाद के रूप में की जाती है। अगर भारत में बात की गई, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना की गई है। समाजवाद के भी अलग अलग रूप हैं। श्रेणी समाजवाद की बात करें, फेबियन समाजवाद की बात करें, या मार्क्सवादी समाजवाद की बात करें, तो उन सारी चीज़ों में लोकतांत्रिक समाजवाद है जो एक विकासात्मक समाजवाद की बात करता है, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाजवाद की विचारधारा पर आधारित है, जो ये कहती हैं, मुख्य रूप से ये कहता है कि जो समानता की बात, समानता, सहयोग और साझा स्वामित्व की बढ़ावा देने के लिए अधिक सरकारी नियंत्रण होना चाहिए, और ये नियंत्रण एक पर्टिकुलर क्षेत्र में होना चाहिए, और ये नियंत्रण न्यून और अधिक हो सकता है। मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें सरकार का नियंत्रण आवश्यक हो, उस नियंत्रण के माध्यम से संविधान के जो आदर्श है उस प्राप्ति की बात की जाती है, वो है लोकतांत्रिक समाजवाद। और एक वर्ड आता है साम्यवादी समाजवाद। मैंने अभी वर्ड बोला साम्यवादी, मतलब कुल मिलाकर सारी चीजें सरकार के नियंत्रण में, किसी प्रकार का पूंजीवाद नहीं, किसी प्रकार का निजीकरण नहीं है, वो मार्क्सवादी समाजवादी होती है या साम्यवादी समाजवाद। लेकिन भारत में इस प्रकार का नहीं। भारत में मिश्रित समाजवाद की बात की है, जो लोकतांत्रिक समाजवाद है जिसमें निजी और सरकारी दोनों का मिश्रित रूप लिया है, ताकि दोनों पूंजीवाद और समाजवाद या निजीकरण या सरकारीकरण दोनों साथ साथ में कंधे के साथ कंधा मिलाकर भारत को ऊंचाइयों में ले जा सके, वो है समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद। मतलब अगर कोई शब्द पूछा जाए आपसे कि भारत में किस प्रकार का समाजवाद है, तो भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की व्याख्या है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। मतलब ये सापेक्ष समानता की बात करता है, क्रमिक समानता की बात करता है, मतलब क्रमिक, क्रम बाई क्रम, एकदम राष्ट्रिक परिवर्तन की बात नहीं करता है। एकदम बात करें धर्मनिरपेक्षता की, ये प्रकार की मानववादी विचारधारा,
और सबसे बड़ी बात है सभी प्रकार के धार्मिक वर्चस्व, चाहे वो धर्मों के बीच हो, मतलब हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, इन सभी धर्मों के बीच में जो वर्चस्व की बात है उसका विरोध करती हैं। या धर्मों के भीतर जैसे फतवा जारी होना, या फिर हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू धर्म में भी जो धर्मों के बीच जो ऊंच नीच भाव, भेदभाव, धर्म पे आधारित जो भेदभाव है, उन भेदभाव, उन वर्चस्व का भी विरोध करती हैं। और सबसे बड़ी बात, धार्मिक तानाशाही का विरोध करती है। मतलब कोई धर्म इतना ऊपर नहीं हो जाए कि मानव को एक इंसान के रूप से हटाने का प्रयास करे। उन सभी प्रकार के तानाशाही, उस सभी प्रकार के वर्चस्व का विरोध करने वाली जो मानववादी विचारधारा है, उस विचारधारा का नाम है धर्मनिरपेक्षता। धर्म के आधारित विभेद का विरोध करने वाला सिद्धांत है। मतलब धर्म के आधार पर, जैसे हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू धर्म में वर्ण के आधार पर भेदभाव, महिला, पुरुष और महिला के साथ होने वाला भेदभाव, और सबसे बड़ी बात है इन सभी प्रकार के विरोध करने वाला जो विचारधारा है वो विचारधारा धर्मनिरपेक्षता। मतलब धर्म को तटस्थ होकर जो बात करती है विचारधारा, उस विचारधारा का नाम है धर्मनिरपेक्षता। ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात करती है, धर्मों के बीच समानता की बात करती है, धर्मों के भीतर समानता की बात करती है। मतलब कुल मिला के धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी विचारधारा को मान सकती है, किसी भी धर्म को मान सकती है, किसी भी ईश्वर को मान सकती है, उसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, बाधा नहीं है कि वो किसको माने या किसको ना माने। धर्मों के बीच समानता, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सारे धर्म समान है। और सबकी बात धर्मों के बीच भीतर की समानता, कि धर्मों के बीच में जो भेदभाव होने वाला है उन भेदभाव को भी समाप्त करने की बात करने वाली विचारधारा है, वो विचारधारा है आपकी धर्मनिरपेक्षता। मतलब धर्मनिरपेक्ष जिसके अनुसार राज्य, सबसे अगर इंडिया की बात करें, ये तो हुई धर्मनिरपेक्षता। और भारत में जो धर्मनिरपेक्षता को बोलते हैं पंथ निरपेक्षता, क्योंकि भारत में कोई धर्म नहीं है, भारत में सारे विभिन्न प्रकार के संप्रदाय की बात करती है, चाहे हिंदू संप्रदाय हो, चाहे आप मुस्लिम संप्रदाय हो, चाहे सिख संप्रदाय, वहाँ धर्म की बात नहीं करते। यहाँ इंडिया में पंथ की बात की जाती है, संप्रदाय की बात करती है। जैसे अभी हाल में आपने देखा होगा कुंभ का मेला, अखड़ा, ये भी प्रकार के संप्रदाय हैं। इन सारी संप्रदायों की बात करती हैं कि जिसके अनुसार राज्य पंथ या धार्मिक संप्रदाय के हस्तक्षेप से मुक्त है। मतलब कि कोई भी संप्रदाय, पंथ, धर्म भारत के प्रशासन को हस्तक्षेप नहीं करेगा। और कोई भी धर्म विशेष, ना तो हिंदू धर्म भारत का धर्म है, ना मुस्लिम धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। मतलब कोई भी पंथ भारत के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और साथ साथ में एक कोई भी धर्म भारत का राज्य का धर्म नहीं होगा। जैसे इंडिया, जैसे मैं आपसे एग्जाम्पल की बात करूं कि आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें, वहाँ मुस्लिम धर्म राज्य धर्म है। और पर्टिकुलर और अपने आप की आगे बात करें, आपके ब्रिटेन में ईसाई धर्म आपका राज्य धर्म है। भारत में ऐसा कोई नहीं है। भारत में धर्मों की किसी भी बात, धर्म में कोई किसी प्रकार का राज्य धर्म की व्याख्या नहीं की। मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं है। राज्य का धर्म है संविधान, राज्य का धर्म है मानववाद। इसके साथ ही धर्मों के भी साथ समानता की बात करती है कि भारत के संविधान के अनुसार, भारत के सरकार के अनुसार, भारत के प्रशासन के अनुसार सभी प्रकार के धर्म समान धर्म है। और सभी धर्मों के उत्थान की बात की जाएगी, चाहे हज की बात करें, चाहे कुंभ के मेले की बात करें, या गुरुपंथ निरंकारी संप्रदाय की बात करें। मतलब राज्य सभी धर्मों को उत्थान की बात करता है और जिसके प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक स्वतंत्रता का उपभोग कर सके और धार्मिक सहिष्णुता, किसी के प्रति कट्टरवाद की बात नहीं करता भारत का संविधान। भारत का संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक सहिष्णुता की बात करता ही है। और सबसे बड़ी बात है, धर्म और राज्य में विवाद हो गया, धर्म और राज्य के बीच विवाद हो गया। मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ, राम मंदिर विवाद। राम मंदिर का निपटारा प्रशासन के माध्यम से, प्रशासन का एक बॉडी है जुडिशरी, न्यायालय, उस न्यायालय के माध्यम से। मतलब धर्म और राज्य के बीच में कोई विवाद होता है तो राज्य धर्म को नियंत्रित कर सकता है। मतलब आपके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने आ सकता है, तो आपके जेल में आया है तो सबसे बड़ी बात हो सकती है राम मंदिर विवाद का समाधान राज्य की बॉडी जुडिशरी या न्यायालय के माध्यम से हुआ। मतलब धर्म और राज्य में विवाद हुआ
तो राज्य सुप्रीम माना जाएगा, न कि धर्म। अगली बात है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष का शब्द का अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों को राज्यों से समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है। जो मैंने बात पहले की वही बात आपके सामने रिपीट करता हूं कि भारत में पंथ निरपेक्ष का अर्थ है, भारत का पंथ या धर्म को राज्य का धर्म नहीं है। भारत का संविधान सभी धर्मों के प्रति समानता की बात करता है। भारत का संविधान सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की बात करता है। भारत का संविधान सभी धर्मों को उच्चतर विकास करने के लिए समान अवसर देता है। और लास्ट एंड फाइनल बात, राज्य और धर्म में किसी प्रकार का विवाद हो जाते हैं तो उस समय धर्म को नियंत्रित करने की ताकत संविधान प्रशासन या सरकार को देती है। अगली बात आती है लोकतांत्रिक। हम भारत के लोग भारत को इस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक मतलब लोकतंत्र। अगर बात करें, संविधान की स्थापना एक सरकार के रूप में होती है और जिसे चुनाव के माध्यम से लोगों के द्वारा निर्वाचित होकर अधिकार प्राप्त होते हैं। मतलब लोकतंत्र ऐसी चीज है जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार का संचालन किया जाता है। और अब्राहम लिंकन कहता है, सबसे बड़ी बात जो लोकतंत्र की जो परिभाषा दी है अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा दी है कि लोकतंत्र है लोक प्लस तंत्र। लोक में जनता और तंत्र मतलब शासन, जनता का शासन। अगर मैं बात करूं अब्राहम लिंकन के अनुसार, जनता के लिए जनता के द्वारा किया जाने वाला जो शासन है वो है लोकतंत्र। जनता के लिए जनता द्वारा जनता के लिए जनता द्वारा किया गया जाने वाला शासन वो आपका लोकतंत्र है। और भारत में जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है। अगर भारत की बात करूं, भारत की जो सरकार है, चाहे आप प्रधानमंत्री की बात करें, चाहे सीएम मुख्यमंत्री की बात करें, चाहे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जुडिशरी किसी भी बॉडी की बात करें, जो सरकार का जो संचालन है, सरकार का संचालन निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से होती है। और उसका निर्वाचन हम भारत के लोग जो सर्वशक्ति है भारत की जनता वो वोट के माध्यम से चुनती हैं, उनके माध्यम से ही शासन चलाया जाता है। मतलब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि तो ये शासन, मतलब जनता भागीदार ले रही है, भागीदारी कर रही है, लेकिन सीधी भागीदारी नहीं है भारत में शासन में भागीदारी जन प्रतिनिधियों के माध्यम से है। इस वजह से ये है अप्रत्याशित लोकतांत्रिक प्रणाली। मतलब सीधा संपर्क नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क होता है। जनता के जन प्रतिनिधियों के माध्यम से जो शासन चलाया जाता है वो अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली के रूप में आता है। मतलब प्रतिनिधित्व प्रणाली, मतलब लोकतंत्र वो चीज है जनता के लिए जनता द्वारा किया जाना शासन, ताकि लोगों का कल्याण हो सके। सर्वशक्ति कौन है? जनता, और जनता के द्वारा चुनी गई जनप्रतिनिधि और शासन। अब शासन किसके लिए भलाई का काम करेगा? जनता के लिए। तो लोकतंत्र जनता के कल्याण की बात करती है, लोकतंत्र जनता के लोक कल्याण की बात करती है। अगर बात करें लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र एक जीवन प्रणाली है जो संविधान की जो प्रस्तावना में जो जितने भी आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, उन मूल्यों को जिस शासन के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करती हैं, वो शासन है आपका लोकतंत्र। समानता है, स्वतंत्रता है, न्याय है, बंधुत्व इत्यादि जो मूल्य जो आदर्श हैं, उन आदर्शों को प्राप्त करने की वाली जो प्रणाली है वो लोकतंत्र प्रणाली है। और भारत में लोकतंत्र प्रणाली है अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली। अब लोकतंत्र की दो प्रणाली समझ में आ गया। लोकतंत्र की दो प्रणाली होती हैं, प्रत्यक्ष प्रणाली और अप्रत्यक्ष प्रणाली। प्रत्यक्ष प्रणाली का मतलब होता है, मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं, सिंपल एग्जाम, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, ग्राम सभा की बात। ग्राम सभा का मतलब तो गांव के जो भी वयस्क सदस्य होते हैं, एक गांव की चौपाल में आते हैं और सर्वसम्मति से जो निर्णय लेते हैं, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जिसमें जनता सीधा शासन में अपना इंक्लूड होती है। अगर एग्जाम्पल दूं भारत का, जो ग्राम सभा है,
वो ग्राम सभा एक प्रकार की प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली के आधारित होती है, जिसमें सभी वयस्क सदस्य उस गांव के चौपाल में बैठकर गांव के विकास के लिए जो प्रपोजल बनाए जाते हैं उसको सैंक्शन करने के लिए काम करती है। लेकिन अगर पूरे विश्व की बात करें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र पुराने रोमन साम्राज्य में था, आजकल केवल स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन में स्थित है। उसमें जनता सीधा एक चौपाल में खड़ी होती हैं और अपना विचार प्रकट करती हैं, हाँ या पक्ष या विपक्ष में जो समर्थन देती हैं, वो सारा का सारा प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली है। ये प्रकार की आदर्श वैश्यता है। आदर्श इसलिए है, आदर्श क्यों है? क्योंकि शासन और जनता के बीच में कोई मध्यस्थ नहीं है, इसलिए आदर्श है। जैसा जनता सोचेगी वैसा शासन करेगी, और जैसा जनता जो आदर्शों की बात करेगी वो शासन उस आदर्शों को लागू करने की बात करेगी। इसलिए ये आदर्श व्यवस्था है जो वर्तमान समय में बड़े राज्यों में नहीं है, छोटे छोटे कैंटन में हो सकती है। दूसरी आती है अप्रत्यक्ष प्रणाली। जनता सरकार पर नियंत्रण तो करती है लेकिन प्रत्यक्ष रूप में नहीं करती है। जनता जन प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है। तो ये जो प्रणाली हो, जन प्रतिनिधियों के माध्यम से जो प्रणाली होती है वो होती है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली। ये होती है दो प्रकार की। जो अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है सदनात्मक, एक होती है अध्यक्षात्मक। संसद वाली, दूसरा अध्यक्ष वाली। अगर मैं आपने अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव देखा ही होगा और भारत का प्रधानमंत्री का चुनाव देखा होगा, जहां संसद होती है जो संसदनात्मक प्रणाली होती है, और दूसरी दो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र प्रणाली होती है। सदनात्मक प्रणाली वो होती है जिसमें कार्यपालिका या सरकार अपनी वैधता संसद से प्राप्त करती है। मतलब जिनका संसद पर बहुमत हो वो ही सरकार चला सकती है। वैसी लोकतांत्रिक प्रणाली को बोलते हैं सदनात्मक या संसदनात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली। एवं संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब जिस दिन संसद में उसका बहुमत समाप्त, वो सरकार समाप्त हो जाती है, वो कार्यपालिका समाप्त हो जाती है। मतलब सरकार और राज्य का मुखिया अलग अलग होता है। मतलब भारत की बात करें, भारत में संसदनात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली है। भारत में सरकार का मुखिया और राज्य का मुखिया अलग है। आप भारत में सरकार का मुखिया और राज्य का मुखिया राष्ट्रपति होता है और सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तो ऐसी जो प्रणाली होती है वो संसदनात्मक या सदनात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली होती है। दूसरा होता है अध्यक्षात्मक लोकतांत्रिक। एग्जाम्पल दूं मैं आपको, अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो अध्यक्षात्मक प्रणाली के माध्यम से जुड़ा होता है, जिसमें सरकार और राज्य का अध्यक्ष एक ही होता है। सरकार का भी चेहरा वही होता है और राज्य का भी चेहरा वही होता है। ऐसी जो प्रणाली होती है वो अध्यक्ष प्रणाली होती है, जिसमें कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग होती है। जबकि संसदनात्मक प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका दोनों एक ही होती है। एक कैसे होती है, प्रधानमंत्री भी जनता के द्वारा निर्वाचित होता है और फिर प्रधानमंत्री बनता, उससे पहले वो सांसद होता है। तो वो दोनों कार्यपालिका और विधायिका दोनों साथ साथ होती हैं, जबकि अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से पृथक होती है, दोनों अलग अलग होती हैं। इन प्रणाली को बोलते हैं अध्यक्षात्मक प्रणाली। कुल मिला के लोकतंत्र की दो प्रणाली हो सकती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में दो आती है, संदर्भात्मक, दूसरी आती है अध्यक्षात्मक। एग्जाम्पल दिमाग में रखिए, भारत की प्रणाली और अमेरिका की प्रणाली। अब आपकी प्रस्तावना में लोकतंत्र की किस बात की पुष्टि करती है? आखिर लोकतंत्र वर्ड क्यों लिया? तो सबसे बड़ी बात है, संविधान की पहली बात करिए, हम भारत के लोग, सर्वोच्च शक्ति भारत की जनता के लोगों में और जनता में लोगों में क्यों की है कि जनता संप्रभु है। और भारत में लोकतंत्र का प्रयोग राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के लिए होता है। सरकार के जिम्मेदार प्रतिनिधि, सार्वभौमिक, वयस्क मताधिकार, एक वोट एक मूल्य। मतलब भारत में
चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, लंबा हो लोंगड़ा हो, ऊंचा हो नीचा हो, सभी व्यक्तियों को वोट देने की ताकत समान है। ये भारत के लोकतंत्र की पर्टिकुलर विशेषता के रूप में आती है। सबसे बड़ी बात है स्वतंत्र न्यायपालिका। जैसे मैं आपको वर्ड बताया है, धर्मनिरपेक्षता में राम मंदिर विवाद होने पर स्वतंत्र न्यायपालिका होने की वजह से उस विवाद का निर्णय हो पाया था। इस प्रकार की भारत के संविधान में लोकतंत्र की ये पर्टिकुलर विशेषता है। प्रतिनिधित्व प्रणाली है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, एक वोट एक मूल्य है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, मूल अधिकार है, नीति निर्देशित तत्व है। इस सभी प्रकार के जो आगे वाली हम विशेषता हम आपको संविधान के पर्टिकुलर हर क्षेत्र में आपको अलग अलग पार्ट में बताएंगे, ताकि आप उन सभी चीज़ों को पढ़कर आप अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें। राष्ट्रपति ये प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से लोगों के द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति का अपन चुनाव देखा होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से चुना जाता है। तो इसका मतलब है भारत का जो सर्वोच्च स्थान है राष्ट्रपति, वो जनता के माध्यम से चुना जाता है, जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से चुना जाता है। तो मतलब गणतंत्र के शासन प्रणाली होती है जिनमें जहां जनता राज्य के सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति को चुनती है, जनता खुद चुनती है। और गणतंत्र राज्य में सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाला व्यक्ति वंशानुगत नहीं होता है, विरासत पे नहीं होता है, अपितु उसे जनता के द्वारा चुना जाता है। मतलब जनता के द्वारा चुना जाने वाला सर्वोच्च पद यदि जनता के द्वारा चुना जाता है तो ऐसी प्रणाली को गणतंत्र कहते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल दूं विश्व के अन्य देशों की, जैसे जापान की बात कर रहे हैं या फिर ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, ब्रिटेन की महारानी, जापान का महाराजा, मतलब वहाँ भी लोकतंत्र है किंतु राजतंत्र भी इंक्लूड है। लोकतांत्रिक गणतंत्र के स्थान पर लोकतांत्रिक राजतंत्र है, क्योंकि वहाँ का सरकार का जो सबसे बड़ा रूप है या सर्वोच्च पद है वो राजा या महारानी होता है, जबकि भारत में वो सर्वोच्च पद जनता के माध्यम से जनता के बीच में से किसी व्यक्ति को चुना जाता है। इस प्रकार भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य का रूप है, न कि लोकतांत्रिक राजतंत्र का रूप है, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति है जनता के माध्यम से चुना जाता है। अगली बात करें न्याय। हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के तथा उससे समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, मतलब न्याय, भारत में न्याय 3 रूप में आता है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और सबसे बड़ी बात है न्याय की एक पहलू है, न्याय का पहला सिरा सामाजिक न्याय, फिर आर्थिक न्याय, फिर राजनीतिक न्याय। मतलब सामाजिक न्याय की पहले बात की है, फिर आर्थिक न्याय की बात की है, फिर राजनीतिक न्याय की भारत में संविधान की बात की है। सामाजिक न्याय की बात करें, मतलब संविधान के द्वारा जो ऊंच नीच का जो भेदभाव था उस भेदभाव को समाप्त कर सभी व्यक्तियों को समानता की बात करने वाली जो विचारधारा है वो सामाजिक न्याय है। और सबसे बड़ी बात है किसी प्रकार का ऊंच नीच हो, समाज या धर्म जाति के आधार पर भेदभाव न हो, उस भेदभाव को समाप्त करने की बात सामाजिक न्याय के रूप में कही जाती है। दूसरा पगडंडी आती है, पहला सामाजिक न्याय आता है, फिर आर्थिक न्याय। मतलब ऐसा न्याय अगर कहीं और पूंजीवादी देशों में अगर बात करें, एक तरफ बड़ी बड़ी अट्टालिका हैं, दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़ी, ऐसा आर्थिक न्याय भारत के संविधान निर्माताओं को आदर्शों में नहीं था। इसलिए वो चाहते हैं कि आर्थिक न्याय भी हो, मतलब धन का सेकेंडरीकरण किसी व्यक्ति के पास इतना ना हो कि वो किसी व्यक्ति को खरीद सके, और साथ में व्यक्ति इतना गरीब ना हो कि अपना आप को बेच सके। उस ऊंच नीच के जो धन के आधारित होने वाला जो भेदभाव है उसको समाप्त करने के लिए आर्थिक न्याय की रूपरेखा की बात करी, जिसके अनुसार संपत्ति कुछ हाथों में केंद्रित नहीं हो,
मतलब मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि इतना आदमी इतना गरीब ना हो कि वो अपना आप को बेच सके, और व्यक्ति इतना अमीर ना हो वो किसी और को खरीद सके। इस प्रकार के भेदभाव की समाप्ति की बात करता है आर्थिक न्याय। अगली बात आती है राजनीतिक न्याय। मतलब सभी भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान मताधिकार की बात करता है, समान अवसर की बात करता है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति भारत के जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति, उस सर्वोच्च पद में जाने के लिए समान रूप से अधिकार की बात करता है, वैश्विक मताधिकार की बात करता है, एक मत एक मूल्य की बात करता है, वो है आपका राजनीतिक न्याय। मतलब न्याय की बात करें तो एक ध्यान रखिएगा, जो प्रिपरेशन करने वाले व्यक्ति हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो पहले न्याय आता है सामाजिक न्याय, फिर आता आर्थिक न्याय, फिर आता आपका राजनीतिक न्याय। और अगली बात आती है स्वतंत्रता। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता भारत के संविधान की प्रस्तावना ने कही है। आखिर ये स्वतंत्रता है क्या, लिबर्टी है क्या? अगर मैं बात करूं, लिबर्टी का मतलब है बाह्य जो प्रतिबंध है, बाह्य का कोई भी हस्तक्षेप आप में ना हो, और आपका जो आंतरिक विकास, वो आपको आंतरिक विकास के अवसर भी हो और बाह्य प्रतिबंध न हो, ऐसी व्याख्या को बोलते हैं स्वतंत्रता। बाह्य प्रतिबंध का अभाव हो, और सबसे बड़ी बात है खुद को विकास करने की अवसर हो। अगर मैं बात करूं कुछ से और कुछ करने की, इन 2 चीजों से आप स्वतंत्रता को समझ सकते हैं। कुछ से, मैं अगर भारत की बात करूं, कुछ से मतलब भारत में जो ऊंच नीच का भेदभाव है, धर्म का भेदभाव है, या धन का भेदभाव है, या किसी व्यक्ति को अच्छी परिस्थितियां ना मिल पाती हैं, वो सारी चीज़ों को हटाने की बात स्वतंत्रता करती है। मतलब व्यक्ति के ऊपर कोई बाह्य इतने प्रतिबंध ना हो कि वो अपना आप को विकास ना कर पाए, उन सारे प्रतिबंधों की समाप्ति की बात करता है। कुछ से जो ऐसे प्रतिबंध है जो व्यक्ति को नीचे गिराने की बात करते हैं, व्यक्ति को ऊपर उठने नहीं देते हैं, उन सारे प्रतिबंधों को हटाने की बात स्वतंत्रता करती है। और दूसरी बात है कुछ करने की। स्वतंत्रता कुछ से भी बात करती हैं, कुछ करने की बात करती हैं। कुछ करना मतलब आप अपने विकास के लिए कुछ अवसर आप प्राप्त कर सके, रोजगार प्राप्त कर सकते हो, आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए प्रयास कर सकते हो। उन सभी करने की बातों की स्वतंत्रता की बात करती है। व्यक्ति के विकास में जाति, धर्म और भेदभाव इत्यादि प्रतिबंधों की समाप्ति की बात, मतलब कुछ से की बात करती है स्वतंत्रता। और दूसरी बात है व्यक्ति के विकास के अवसरों की बात करती है, वो है स्वतंत्रता। मतलब प्रतिबंध ना हो, और मतलब व्यक्ति के पास प्रतिबंधों का अभाव हो और उसे कुछ अच्छा करने के लिए अवसरों की बात करने वाली जो चीज़ है, जो मूल्य है, वो आपका मूल्य है स्वतंत्रता। ये कुछ करने की स्वतंत्रता प्रदान करती हैं, अवसरों की स्वतंत्रता हो सकती है, आत्मविकास के लिए शिक्षा, रोजगार की बात करती हैं। मतलब सबसे बड़ी बात स्वतंत्रता का तात्पर्य एक व्यक्ति जो अपने मजबूरी के अभाव या गतिविधियों के वर्चस्व के कारण तानाशाही, गुलामी, चाकरी, कारावास, तानाशाही इत्यादि से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सके, उन स्वतंत्रता की भी, उन विचारधारा की बात है स्वतंत्रता। अगली बात आती राष्ट्र समानता, इक्वलिटी। समानता मतलब सम की बात, सम मतलब समान, सभी व्यक्ति समान है। जो ऐसी जो विचारधारा की बात करते हैं वो समानता। सम का अर्थ है प्रतिष्ठा, सभी की समान हो, अवसर सभी के पास समान हो, पद को प्राप्त करने के लिए समान अवसर हो, समान स्थिति हो, मतलब किसी के पास इतना अट्टालिका ना हो और वो आसान में हो, और किसी के पास झुग्गी झोपड़ी ना हो, उन चीज़ों की बात करने वाली। और सबसे बड़ी बात है विशेषाधिकार। शब्द का अर्थ देखिए कि विशेषाधिकार, इसी में सारी चीज छुपी हुई है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मेरा वचन ही मेरा शासन है।
मतलब राजा का बेटा अगर राजा बने तो उसके पास विशेष अधिकार है। तो भारत का संविधान विशेष अधिकार की बात की नहीं करता। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए समान अवसर की बात की जाती है, किसी प्रकार के विशेष अधिकार की बात नहीं करती है, और सभी को समान अवसर की बात करें। और सबसे बड़ी बात, एक रूप वितरण, मतलब अगर वितरण करना हो तो सभी को समान रूप से वितरण की। अगर आपके पास जॉब हो, जॉब का समान वितरण, अगर आपके पास शिक्षा है, शिक्षा का समान वितरण, अगर आपके पास रोजगार है तो उसका समान वितरण, सभी चीज़ों की समान वितरण की बात करने वाली जो मूल्य है वो आपका समानता है। तो समानता की बात आए तो एक बात कहती है विशेष अधिकार की समाप्ति, और एक रूप वितरण या समान वितरण करने वाला जो सिद्धांत है वो आपका है समानता। समानता का अभिप्राय समाज के किसी वर्ग के साथ विशेष अधिकार या भेदभाव को समाप्त करना, ऊंच नीच का भेदभाव न हो, गरीब अमीर का भेदभाव न हो। संविधान प्रस्तावना देश के सभी लोगों को समान स्थिति और अवसरों की समानता प्रदान करने की बात करती है, और संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की बात करते हैं। मतलब सबसे पहले आया आपका न्याय, फिर आया स्वतंत्रता, फिर आई समानता। तो न्याय के आधार पर ही समानता होती है। न्याय बात करती है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, उसी प्रकार समानता आती है सामाजिक समानता, फिर आर्थिक समानता, फिर आती है अपनी राजनीतिक समानता की बात करने वाली बात कही जाती है प्रस्तावना में। लास्ट एंड फाइनल, भाईचारा या फ्रेटर्निटी। भाईचारे का अर्थ बंधुत्व की भावना। सभी भाई हमारे भाई बहन हैं। अगर एग्जाम्पल दूँ आपसे, हम अपने स्कूल में, अभी तो प्रतिज्ञा समाप्त हो चुकी है, पहले हम भारत, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं। जो भाई बहन की जो भ्रातृत्व की बात करती हैं, बंधुत्व की बात करती है, वो विचारधारा है भाईचारा या बंधुत्व, जो भारत के संविधान में प्रस्तावना की बात की जाती। मतलब अगर भारत पर किसी प्रकार का कोई आपत्ति, आपातकाल या संकट आए तो भाईचारे की भावना सबसे पहले आती है। चाहे 1962 के युद्ध में देख लीजिए, 1965 के युद्ध में देख लीजिए, या 1971 का युद्ध, या 1999 का युद्ध, जितने भी आपातकाल आए, उस आपातकाल में या बाहरी संकट आए, वर्तमान कोरोना के कारण देख लीजिए, कोरोना के संकट में सभी व्यक्तियों ने भाईचारे की बात रखते हुए एक दूसरे के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर बात की। वही भाईचारा आप हर व्यक्ति ने भारत की प्रस्तावना से सीखा है, क्योंकि भारत के संविधान निर्माताओं ने ये सोचा है जब भी संकट आएगा सबसे पहली बात आएगी भाईचारे की भावना। उस भाईचारा की भावना की वजह से ही राष्ट्र की एकता और अखंडता हमेशा अक्षुण्ण रहेगी। उसी चीज की बात करती है भारत का भाईचारा या बंधुत्व की भावना। लास्ट और फाइनल, प्रस्तावना में संशोधन, और साथ में एक शब्द आता है कि प्रस्तावना भारत के संविधान का अंग है या नहीं। आप सभी को पता है कि प्रस्तावना को भारत के संविधान के लागू होने के पश्चात जोड़ा गया है। तो ये विवाद हुआ था शुरुआत में कि भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है कि उसमें संशोधन कर सकते हैं या नहीं, क्यों संशोधन वही हो सकता है जो भारत के संविधान का अंग हो, उसी अंगों में संविधान संशोधन करने की बात की। जब इंडिया आज़ाद होने के पश्चात विवाद हुआ कि प्रस्तावना भारत के संविधान का भाग है या नहीं, तो पहला एक विवाद आया था न्यायालय के सामने, बेरूबारी यूनियन मामला 1960 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि प्रस्तावना संविधान का प्रेरणा का स्रोत भले ही है, किंतु प्रस्तावना भारत के संविधान का हिस्सा नहीं है। किंतु ये स्वीकार किया यदि संविधान में किसी भी जगह पर भाषा स्पष्ट या संदिग्ध हो तो उसके एक से अधिक अर्थ हो, तब प्रस्तावना का प्रयोग उस चीज़ को, उस भाषा को, उस विवाद को समाधान करने के लिए किया जा सकता है, उसका मार्गदर्शक दिया जा सकता है। किंतु यह संविधान का भाग नहीं हो सकता है, मार्गदर्शक जरूर हो सकता है, आशय को समझने के लिए हो सकता है। लेकिन बेरोबरी यूनियन 1960 में न्यायालय ने यह डिसीजन दिया है कि प्रस्तावना भारत के संविधान का अंग नहीं है। फिर धीरे धीरे ये बात आई तो 1973 के केशवानंद भारती बनाम
केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने ये फैसला दिया है और पुराने जो फैसला था वीरूबारी यूनियन के फैसले को उलट दिया और ये कहा है कि प्रस्तावना भारत के संविधान का अंग है और सबसे बड़ी बात है उसका भी वही स्थान है जो बाकी उपबंधों का स्थान है और इसमें 368 संविधान संशोधन के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है। लेकिन जो उसका मूलभूत ढांचा है, मतलब प्रस्तावना का जो मूलभूत ढांचा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य न्याय स्वतंत्रता समानता बंधुत्व एकता अखंडता जो विचार है, जो एक आईना है, भारत के संविधान का आईना है, जो मूलभूत ढांचा है, जो मूलभूत विचारधारा है, जो मूलभूत जो दर्शन है, उन दर्शन के मूलभूत बातों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसी के कारण 1974 में 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन किया गया। उस संशोधन के माध्यम से समाजवादी धर्मनिरपेक्षता और अखंडता को जोड़ा गया। तो आप समझ गए होंगे कि वर्तमान में प्रस्तावना भारत के संविधान का अग्रिम अंग है, उसमें वैसा ही संशोधन किया जा सकता है जो बाकी उपबंधों में किया जा सकता है। किंतु इसमें एक बात गौर करने की है कि तो संविधान का जो मूलभूत ढांचा है उस ढांचे में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो आशा है आपको ये संविधान का जो प्रस्तावना का जो मूलभूत विचारधारा में आपको बताइए, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइबर कीजिएगा और लॉकडाउन पीरियड में अपने कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम आपके कमेंटों के माध्यम से अपने जो मार्गदर्शन है उसमें सुधार कर सकें। अगर आपको लगता है कि आप उन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं तो आप अग्रेरियन क्लासेस के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसको संपर्क भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।